डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुमिल फिजिक्स। आईसीएससी क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके रिलेटेड ये पहला लेक्चर है। इस चैप्टर के जो कंटेंट्स है वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 6 तक कवर करेंगे, जो है वर्क डन, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड नो वर्क फोर्स। उसके बाद पावर, उसका डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस लेके आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल वे से हम इस कंटेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में, उसका डेफिनेशन देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे और यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वर्क डन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक फोर्स अप्लाई करने से उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होते हैं, मतलब उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होते हैं, मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कहा जाता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वर्क किए हैं, है ना। तो कितना वर्क किए हैं, तो वर्क डन के एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे जो एक फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, जिसे हम बोलते हैं वर्क डन। मतलब क्या होता है कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन बिटवीन applied force and the displacement in the direction of force, in the direction of force, in the direction of force। तो ये जो टर्म है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी अराइज हो सकते हैं कि अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो क्या होगा। तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए हैं इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में ना होके थोड़ा सा एंगल लेके यहाँ पे थीटा एंगल में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे मान लीजिए फोर्स एफ है। तो इस केस में क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और वेक्टर का एक रूल होता है कि अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और किसी भी एक एक्सिस में वो थीटा एंगल क्रिएट करते हैं, तो वो जो एक्सिस है उस एक्सिस के डायरेक्शन में इस वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा कंपोनेंट, मतलब एक्स का कॉस थीटा कंपोनेंट। दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। अब ये कैसे आते हैं, इसके लिए एक कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं, तो इसका जो लेंथ है, ये जो मैग्नीट्यूड है ये होते हैं एक्स, और ये जो नीचे वाले मैग्नीट्यूड है तो इसे हम आर मान लेते हैं। तो क्या होता है कि कॉस थीटा क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है ना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब आर बाई एक्स, है ना। तो आर क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे एक्स कॉस थीटा। तो इसीलिए आर जो होते हैं, मतलब ये जो कंपोनेंट होते हैं वो हो जाते हैं एक्स कॉस थीटा। तो इस केस में क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है तो उसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा। तो ये जो एक्स कॉस थीटा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में ही आ गया है। तो वर्क डन हम लिख सकते हैं क्या इस केस में, एफ एक्स कॉस थीटा, क्योंकि एक्स कॉस थीटा हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये होते हैं एक्चुअली वर्क डन का जनरल फॉर्म, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसी भी एंगल में हो सकता है ना, फोर्स से किसी भी एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो तभी ये हो गया एक जनरल फॉर्म ऑफ द वर्क डन। तो ये जो केस है, मतलब एफ इंटू एक्स, ये एक स्पेशल केस है इस इक्वेशन का। जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आ जाएगा, है ना, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होते हैं, तो वर्क डन हो जाएगा एफ एक्स। मतलब जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है तो हम इक्वेशन यहाँ पे 2 ये यूज करेंगे, है ना। तो वर्क डन का एक जनरल जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे पता चल गया है, जो होते हैं एफ एक्स कॉस थीटा। तो अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़े हैं और उसका इक्वेशन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो अब देख लेते हैं वर्क डन का यूनिट क्या होते हैं। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो ऐसा यूनिट है, मतलब देखिए वर्क डन का जो यूनिट होगा वो फोर्स का यूनिट होगा, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट के यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद कॉस थीटा की यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन कॉस थीटा तो एक नंबर है जिसका मतलब वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करता है ना, मैथ में आपने पढ़े होंगे। तो ये जो एफ और एक्स हैं ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो एसआई में फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो वर्क डन का एसआई यूनिट हो गया मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो इसे हम जूल भी कहते हैं, जूल, और जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है,
वर्क डन का सीजीएस यूनिट होते हैं डाइन, है ना, और से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर हो गया वर्क डन का सीजीएस यूनिट, और इसे हम बोलते हैं आर्क, ERG, आर्क। तो जैसे हमने पढ़े थे कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होते हैं, है ना, तो उसी तरीके से जो जूल और आर्क होते हैं उसके बीच एक रिलेशन आते हैं, वो होते हैं 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ आर्क। तो ये हो गया वर्क डन का डेफिनेशन, इक्वेशन एंड यूनिट्स के बारे में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड नो वर्क फोर्स के बारे में। तो जो वर्क डन होते हैं वो होते हैं F(x cos थीटा)। तो केस 1 में हम देखेंगे अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होते हैं तो क्या होते हैं, जो वर्क डन आ रहा है यहाँ पे F(x cos 0 डिग्री)। cos 0 का जो वैल्यू होते हैं वो 1 होते हैं, तो इसका मतलब है F(x) होते हैं। तो इस केस में हम बोलते हैं इसे पॉजिटिव वर्क। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने से इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही होते हैं, तो ये जो फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। इफ द वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। अब केस 2 में हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होते हैं, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल 180 डिग्री अगर होते हैं, तो क्या होते हैं, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इक्वल्स टू F(x cos 180 डिग्री), है ना। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो जो वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे -F(x). तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। तो अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल 180 डिग्री अगर होते हैं, तो वो फोर्स होते हैं, वो फोर्स क्या करते हैं, नेगेटिव वर्क करते हैं, है ना। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 180 डिग्री, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। अब ये कैसे पॉसिबल होते हैं देख लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस डायरेक्शन में ही होगा, है ना। तो ये फोर्स तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो जो अप्लाइड फोर्स होते हैं ना, वो कभी भी नेगेटिव वर्क नहीं करते, ये हमेशा से क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं, अप्लाइड फोर्स। लेकिन मान लीजिए अगर ये सरफेस अगर रफ हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, है ना। तो फ्रिक्शन क्या करते हैं कि मोशन को अपोज करते हैं, कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होते हैं। तो ये जो अप्लाइड फोर्स इधर अगर एक्ट होते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में मोशन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट होगा, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, है ना, इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, है ना। इसका जो बीच एंगल हो गया वो 180 डिग्री हो गया। तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल हो गया 0 डिग्री, ये पॉजिटिव वर्क देते हैं। और जो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल हो गया ये हो गया 180 डिग्री, तो फ्रिक्शन फोर्स देते हैं क्या, नेगेटिव फोर्स। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल दो, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करते हैं वो होते हैं नेगेटिव वर्क, है ना। सो होप यू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। केस 3 में एक और केस है जो है केस 3 में अगर जो थीटा है उसका वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है, वर्क डन कितना होता है, F(x cos 90 डिग्री), है ना। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, तो इसका मतलब वर्क डन हो गया 0। तो अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को इधर नहीं बल्कि 90 डिग्री एंगल में अगर मूव कराता है, मतलब डिस्प्लेस कराता है, तो ये जो एंगल हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल में अगर डिस्प्लेस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये फोर्स कोई वर्क नहीं करता। तो उस कंडीशन में इस फोर्स को हम बोलते हैं नो वर्क फोर्स। सो इफ ए फोर्स displaces an object at an angle of 90 degree with the applied force, with the force or applied force, then the force is called no work force because it does not work। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करते हैं कि हमेशा से 90 डिग्री एंगल में ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देते हैं ना, मूव कर देते हैं, मतलब रोटेशनल मोशन क्रिएट में ये हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब है इंस्टेंटली ये 90 डिग्री एंगल में डिस्प्लेस कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, मान लीजिए जो सन है, सूरज, उसके अराउंड में क्या होते हैं कि प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, है ना। मान लीजिए अर्थ है ये, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो सेंट्रीपेटल फोर्स के रूप में एक्ट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सूरज है वो
अर्थ को किधर खींच रहे हैं, इधर, इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटली, मतलब इस टाइम में क्या हो गया कि अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ तो यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, सूरज के ऊपर तो नहीं आ रहे हैं ना। तो ये जो एंगल हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब सूरज और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करते हैं कि अर्थ को मतलब 90 डिग्री एंगल में यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हो गया नो वर्क फोर्स। लेकिन कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नो वर्क फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करते हैं। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कोई भी फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यहाँ पे यूज होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के अगर फॉर्म में यूज होते हैं, तो वो हो जाता है नो वर्क फोर्स। जैसे कि अगर एक स्ट्रिंग में हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मतलब अटैच करके अगर रोटेट करते हैं, तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो स्ट्रिंग का टेंशन हो गया ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो वो इधर खींच रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है ये हो गया नो वर्क फोर्स। तो इन जनरल ये जो टेंशन है और ये या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक्चुअली नो वर्क फोर्स नहीं है, लेकिन ये जब सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में एक्ट होते हैं तब नो वर्क फोर्स होते हैं। तो इसका मतलब है नो वर्क फोर्स होते हैं सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंका जाए, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे यहाँ पे वापस आते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, तो इसका मतलब है उसी डायरेक्शन में ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये तो फोर्स नो वर्क फोर्स नहीं हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली नो वर्क फोर्स नहीं होते, लेकिन जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में एक्ट होते हैं, किसी भी फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में एक्ट होते हैं, तो वो हो जाता है नो वर्क फोर्स। So hope you understand the no work force. Let's make a summary. When a force displaces object in the same direction of the force, मतलब जो फोर्स है उसके डायरेक्शन में अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं उसको नेगेटिव वर्क। और अगर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री एंगल में डिस्प्लेस करते हैं तो उस फोर्स को हम बोलते हैं नो वर्क फोर्स। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड नो वर्क फोर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन, इक्वेशन एंड यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पावर क्या होते हैं, जो मैकेनिकल पावर होते हैं वो होते हैं रेट ऑफ वर्क डन। मतलब जो वर्क डन होते हैं और उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आते हैं उसे हम बोलते हैं पावर। मैथमेटिकली उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में P इक्वल्स टू W/T। P से पावर को डिनोट किया जाता है और W से वर्क डन को और T से टाइम को। तो ये हो गया पावर का जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो पावर को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब टाइम को अगर यूनिट मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, तो जो वर्क डन होते हैं वही होते हैं पावर। तो 1 सेकंड के समय में जितना जूल वर्क किया जाता है उसे हम बोलते हैं 1 वाट। मतलब पावर की यूनिट पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पावर का यूनिट क्या होते हैं? तो जो पावर का यूनिट होगा वो वर्क डन का यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होगा। तो एसआई में क्या आ जाएगा, वर्क डन का जो एसआई यूनिट है वो होते हैं जूल, और जो टाइम का यूनिट होते हैं वो होते हैं सेकंड। तो इसका मतलब है जूल सेकंड इनवर्स हो गया एसआई यूनिट ऑफ पावर, और इसे हम वाट भी कहते हैं, है ना। और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? सीजीएस में जो वर्क डन है उसका यूनिट होते हैं आर्क, हमने अभी अभी पढ़े हैं। और टाइम का यूनिट होते हैं सेकेंड। तो आर्क सेकेंड इनवर्स जो होते हैं वो होते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का और भी यूनिट है, जैसे कि हॉर्स पावर एक हो जाएगा पावर का यूनिट, हॉर्स पावर, HOURSE, हॉर्स पावर। ये हो गया एक पावर का यूनिट, एचपी से उसको डिनोट किया जाता है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 746 वाट होते हैं, है ना। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है यहाँ से। तो ये हो गया पावर का डेफिनेशन, इक्वेशन एंड यूनिट्स के बारे में। और कभी कभी एग्जाम में 1 वाट पावर के डेफिनेशन भी यहाँ पे पूछ लेते हैं, मतलब 1 वाट का डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो पावर 1 वाट क्या होते हैं यहाँ पे, 1 वाट इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड होते हैं, है ना। क्योंकि ये जो वाट है ये पावर है, और जूल जो होते हैं वर्क डन होते हैं, और जो एस है वो टाइम होता है। तो वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में अगर कोई फोर्स 1 जूल वर्क करे या फिर कोई मशीन 1 जूल वर्क करे, तो उस मशीन का पावर को हम बोल सकते हैं 1 वाट, है ना। अगर कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क करे तो उसका पावर को हम बोल सकते हैं 1 वाट पावर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी।
its equation and its unit. तो ये एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास उतना एबिलिटी है, मतलब उतना एनर्जी है वो काम करने के लिए, है ना। मान लीजिए आपको बोला गया है कि आप 100 मीटर एक रेस में आप भागिए, तो आप कैसे भाग सकते हैं? तो अगर आप भागेंगे तो आपके पास उतना एनर्जी होना चाहिए, है ना। भागने के लिए, इतना डिस्टेंस भागने के लिए आपको एनर्जी होना चाहिए। तो वो जो एबिलिटी है, मतलब वो जो एनर्जी है वो आपके एबिलिटी यहाँ पे मतलब दर्शाता है। तो जो आपका एबिलिटी है कुछ वर्क करने का, उसे हम बोलते हैं एनर्जी, है ना। अगर एनर्जी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, अगर एनर्जी है तो उसको खर्चा करके हम वर्क कर सकते हैं। तो जो वर्क डन है वो एक्चुअली एनर्जी का एक डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि एनर्जी का जो यूनिट होते हैं वो वर्क डन का यूनिट जैसा ही होता है। मतलब एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो होते हैं जूल, जैसे कि वर्क डन का भी होते हैं। और जो सीजीएस यूनिट है वो होते हैं आर्क, जैसे कि वर्क डन का होता है ना। तो दो टाइप ऑफ एनर्जी बेसिकली हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी वो दो टाइप के होते हैं। कौन सा? एक होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये दो फॉर्म होते हैं मैकेनिकल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो अब देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ability of doing work, ability of doing work due to shape, size and position of the particle or object of the object। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है, एनर्जी ऑफ कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, ये होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा जो एग्जांपल होते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हाइट में हम रखते हैं, मतलब थोड़ा सा हाइट में उसको यहाँ पे रेज करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होते हैं। तो द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ हाइट, तो उसका जो एनर्जी होते हैं, द एनर्जी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, द एनर्जी ऑफ an object placed at a height is also a potential energy। अब स्प्रिंग का कंप्रेशन करने से उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होते हैं? तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है और उसके आगे एक ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है अटैच करके, जिसका मास है m। तो अब अगर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए और ठीक स्प्रिंग के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो क्या होगा? वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इधर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग एक फोर्स लेके वहाँ पे धक्का देगा और ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करने की जो एबिलिटी स्प्रिंग में यहाँ पे मतलब जो क्रिएट होते हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं? ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस्ड किए थे तब इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुए थे, और इस पोटेंशियल एनर्जी जब हम इस पुश को रिलीज करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं? वर्क करने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब इसके आगे रखे हुए एक ऑब्जेक्ट को मूव करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग एक पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से थोड़ा सा हाइट में लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो भी पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होते हैं इस ऑब्जेक्ट का वेट के इक्वल। अगर इसका मास m है तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो mg होते हैं, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे h हाइट तक ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे हमने उसको लेके गया है, तो इस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे एक वर्क हुआ है ना। तो वो वर्क कितना है? वर्क डन इक्वल्स टू, हमें पता है कि फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो होते हैं वर्क डन। तो यहाँ पे कितना फोर्स है? यहाँ पे mg है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाइट h। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो mgh। अब ये जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ये वर्क डन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये इसका ये जनरल इक्वेशन भी है कि mgh, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि
जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे था तब यहाँ पे जो उसके नीचे जो मतलब ग्राउंड हो या फिर कुछ भी हो तो उसको डैमेज नहीं करता है ना। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को एच हाइट में यहाँ पे लेके जाते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो ये जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पे डैमेज क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे डैमेज क्रिएट करने का क्या मतलब है, एक वर्क कर रहा है ना। तो ये वर्क करने की एबिलिटी कैसे आया, इसका इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आया है ना। जब ऑब्जेक्ट को एच हाइट में हम यहाँ पे लेके गए हैं तब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी mgh स्टोर हुए हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं नीचे गिरने के समय, है ना। पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके कोलाइड करते हैं, मतलब कॉलिशन करते हैं और वहाँ पे डैमेज करते हैं। तो सारा काम किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमने जनरल इक्वेशन देखे हैं जिसको यू से हम डिनोट करते हैं और उसका जनरल इक्वेशन होते हैं mgh, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होते हैं। जो है काइनेटिक का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहते हैं तो उसको काइनेटिक स्टेट कहते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जो मोशन में है उस ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो वर्क करने की एबिलिटी प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों यहाँ पे अराइज होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी अराइज होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है कि मान लीजिए v स्पीड लेके मूव कर रहा है, उसका मास m है, तो ये क्या करते हैं कि दूर कहीं रखे हुए एक ऑब्जेक्ट को अगर ये जाके कोलाइड करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को ये मूव करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो वर्क डन ये करते हैं, मतलब मूव किया, इसका मतलब इसके ऊपर वर्क किए हैं, ये मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो इस रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किए हैं। तो इसका एबिलिटी कहाँ से आया, ड्यू टू इट्स मोशन। तो इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम के या फिर सिंपल ई से लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम होता है ऑब्जेक्ट का मास और वी होते हैं ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। तो इसका भी प्रूफ है, वो कैसे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन वो कैसे आता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है इसे भी प्रूव किया जा सकता है वर्क डन के एक्सप्रेशन से। तो वर्क डन हमें पता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो वर्क डन हो गया ma(x). तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसके ऊपर एक फोर्स ए पे अप्लाई करने से एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उसका वेलोसिटी आ गया है यहाँ पे मान लीजिए v। तो अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a है तो हमें पता है कि इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो होते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, है ना। यहाँ पे एस भी लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट को, हम यहाँ पे x माने हैं तो इसको हम यहाँ पे x लिखे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब है कि ax का जो वैल्यू आते हैं, मतलब v स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax आते हैं यहाँ पे, है ना। तो ax का जो वैल्यू यहाँ पे कितना आते हैं, v स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम ax का जो वैल्यू है v स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हो गया m इंटू वी स्क्वायर बाई 2, दैट इज यहाँ पे आ रहा है कि हाफ m वी स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन हमने पहले पढ़े हैं उसके जैसे ही है, मतलब वही इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम वर्क डन की एक्सप्रेशन से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन की मदद से हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे सब टॉपिक है क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लीजिए उसका वेलोसिटी है v और उसका मास है m, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका एक जो फिजिकल स्टेट जो इसका मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मास एंड velocity of an object, मतलब the physical quantity which arises due to the which arises from the multiplication between mass and velocity of an object is called momentum। तो मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है और उसका जो एक्सप्रेशन होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं
पी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पे वी वेक्टर, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो होते हैं मास का यूनिट इंटू वेलोसिटी का यूनिट। इसका मतलब है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी का यूनिट होते हैं और केजी होते हैं मास के यूनिट। और मोमेंटम का जो सीजीएस यूनिट होते हैं वो होते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो। तो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे अगले चैप्टर्स के लिए, तो चैनल में जुड़े रहना। थैंक यू।